जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश, कूलाम बल एवं विद्युत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आप सभी छात्रों ने 12 लेक्चर का अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों आज आपका चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर कौन सा है? 13 लेक्चर नंबर दोस्तों है। चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर बेटा है 13। इसके पहले कितने लेक्चर का अध्ययन कर लिया बेटा? 12 लेक्चर का आपने इसके पहले अध्ययन कर लिया दोस्तों, ठीक है। आपको लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 8 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इन लेक्चरों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। यदि आपको चैप्टर नंबर 1 जो है उसके सारे लेक्चर सीरियल वाइज देखने हैं दोस्तों, तो बेटा आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो प्लेलिस्ट के अंदर जो नाम बना है बेटा क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, किस नाम से प्लेलिस्ट बनी है? क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे ही आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो, सारे लेक्चर सीरियल वाइज दोस्तों आपको प्रोवाइड हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, ध्यान से देखिए बेटा। अपनी आज़ादी के सुवर्ण दरवाजे को खोलने की एकमात्र चाबी सिर्फ शिक्षा है। बात समझे? अपनी आजादी के सुवर्ण दरवाजे को खोलने की एकमात्र चाबी सिर्फ शिक्षा है। मतलब यदि आप आजाद होना चाहते हैं, यदि आप किसी पे निर्भर नहीं होना चाहते हैं, आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आपको क्या किसी के निचले स्तर पर काम नहीं करना है, आप क्या बिल्कुल आजाद घूमना चाहते हैं कि हमारे पे किसी का दबाव ना हो। जैसे इस अवस्था में आप सोचते हैं हमारे पे किसी का दबाव नहीं हो, लेकिन आप किसी न किसी के, आपके मम्मी पापा हैं, आपके गुरुजन हैं, आपके भाई बहन हैं, तो आपको सबको लेके साथ में चलना है। आप चाहते हैं कि हमारे पे किसी प्रकार का दबाव ना बने, तो आप ऐसा कार्य करिए तो ना आपके मम्मी पापा आपसे कुछ कहने वाले हैं। यदि आप सही रास्ते पे चलते हैं, आप अपना कार्य नित्य प्रतिदिन करते हैं, अपना कार्य मेहनत के साथ करते हैं, अपनी हर चीज को लगन के साथ देखते हैं, निष्ठा के साथ अपना कार्य करते हैं, तो क्यों आपके माँ बाप, आपके गुरुजन, आपके भाई बहन आप पे दबाव बनाएंगे? इसीलिए अपना कार्य, सबसे पहले अपना कार्य हम निष्ठापूर्वक करिए, ईमानदारी के साथ करिए, मेहनत के साथ करिए। यदि अपना काम ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ करेंगे तो 100% आप सफल होंगे। और जब सफल हो जाएंगे तो जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो आजाद हो जाता है। क्योंकि आप जब किसी भी कार्य को लगन, ईमानदारी और मेहनत के साथ करते हैं दोस्तों, तो उसमें ऑटोमेटिक एक आत्मीय सुख होता है कि हाँ ये वास्तविकता में हम कार्य कर रहे हैं। फिर आपके माँ बाप को गर्व होता है कि मेरा बच्चा ये कर रहा है। फिर वो आप पे कुछ नहीं करते कि बेटा तुम ये करके लाओ, ये कार्य गलत है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। और जब आप सफल नहीं होते हैं, आप कामचोर होते हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं होता, माँ बाप समझते कि मेरा बेटा नालायक है, लेकिन औलाद है ना, बेटा हो ना तुम उसके, तब वो कुछ कह नहीं पाते, लेकिन अंदर से उनको घुटन होती है। फिर आपको समझाते बेटा ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बड़े भी हो जाते तब भी टोकते हैं बेटा ऐसे करो, ये कार्य ऐसे करेंगे, ये कार्य ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा। और जब आप शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, शिक्षा एक ऐसा दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा दोस्तों। इसीलिए आप ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ अपने कार्य को, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए और पर डे पढ़िए, तभी आप आजाद हो सकते हैं, सूरज की भांति चमक सकते हैं दोस्तों। और यदि आपको सूरज की भांति चमकना है तो आपको मेहनत करना ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए कहा गया क्या? अपनी आजादी के सुवर्ण दरवाजे को खोलने के लिए, यदि आप आजाद रहना चाहते हैं, अपनी आजादी के दरवाजे खोलना चाहते हैं, तो एकमात्र चाबी सिर्फ शिक्षा है। और शिक्षा ऐसा है जो दुनिया को बदल सकता है, दुनिया को आपके पीछे चलने पे मजबूर कर सकता है, दुनिया को आपके पीछे चलने पर मजबूर कर सकता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, यदि आपके पास शिक्षा है, आप ज्ञानी हैं, और ऐसा हथियार जिसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना तो आग जला सकती है। यानी एक ऐसा अमूल्य धन है, इतना मूल्यवान धन है शिक्षा, एक इतना मूल्यवान धन है जो आपकी जिंदगी लाइफ बना सकता है। आप दुनिया को चला सकते, संसार को चला सकते हैं, बस करिए तो मेहनत।
बस करिए तो मेहनत। यदि आप लगन ईमानदारी के साथ मेहनत करते तो आपका भाई विश्वास दिलाता आप सफल होंगे और सफल ही होंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन दोस्तों बात याद रखिए, मेहनत मेहनत सिर्फ मेहनत दोस्तों। तो इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? 13। इसके पहले लेक्चर नंबर कौन सा हुआ था दोस्तों? लेक्चर नंबर 12 इसके पहले कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा आपने लेक्चर नंबर 12 में क्या सीखा था? किसी को याद है? कमेंट करके बताओ बेटा। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या सीखा था? अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या अच्छी स्थिति का दूसरा नाम क्या था बेटा? था अनुदैर्ध्य स्थिति। अच्छी स्थिति कहें या अनुदैर्ध्य स्थिति कहें, दोनों का मतलब एक ही था दोस्तों। अच्छी स्थिति कहें या अनुदैर्ध्य स्थिति कहें, दोनों का मतलब क्या था? एक ही था। तो अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कल आपने व्यंजक निकाला था। क्या आया था? किसी को याद है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r³ इंटू 2p/r³। ये आया था अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज आपको सीखना है निरक्षी स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या रहेगी आज की मुख्य हेडिंग? क्या रहने वाली दोस्तों? और ये भी 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट। कितने नंबर मिलने वाले इस प्रूफ से? ये भी लांग में आता है, ये भी 5 नंबर का प्रूफ है, और कल वाला भी 5 नंबर का आपका प्रूफ है। दोनों इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं। ध्यान से हेडिंग डालिएगा बेटा। निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति, या इसी को बेटा क्या कहते हैं? या अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति में, अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इंपॉर्टेंट प्रूफ बेटा है, पूछ सकता है। खाली ऐसे भी पूछ सकता है क्या कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक दीजिए, या पूछ सकता है अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक दीजिए, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप इसका चित्र को बड़े ध्यान से, बड़े मनोभाव के साथ इसको सीखिए, समझिए, उसके बाद आप बनाइए चित्र। यदि आप समझ गए प्रूफ पूरा हो जाएगा। जो कुछ दम है वो चित्र में ही है। तो सबसे पहले चित्र बनाते, ध्यान से देखिएगा बेटा। और आप सभी छात्र, जितने छात्र वीडियो देख रहे हैं, वो सभी छात्र बेटा आप शेयर करते रहे, एक बार जम के शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए चित्र बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये हमारा बेटा हो गया वैद्युत ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया बेटा? एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक, ये वैद्युत ध्रुव, इसका नाम दे देते हैं। क्या है? नामकरण करो भैया इसका, AB। और ये बेटा क्या है? वैद्युत ध्रुव की अक्ष है। ये वैद्युत ध्रुव की अक्ष है दोस्तों। ये वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु है O। ठीक है, और वैद्युत ध्रुव की लंबाई क्या होती है? 2L। इतने से तो आप सब पहले से ही परिचित हैं, इतने से आप पहले से परिचित हैं। यानी कि ये टोटल 2L हो गई, और ये O इसका मध्य बिंदु है, तो इतना कितना हो जाएगा? BO कितना? इतना L इधर हो जाएगा, और L ये इधर हो जाएगा। इससे तो आप पहले से परिचित ना, इतने से। ठीक है, बिंदु A पर बेटा हम +Q आवे सकते हैं। कितना?
प्लस क्यू आवेश और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रखते हैं। अब दोस्तों आपसे पूछा निरक्षीय स्थिति और कल आपसे पूछा था अच्छी, तो अच्छी स्थिति का मतलब सरल रेखा पे कोई था, इसी के सामने सीधे रखा था, यहाँ पे बिंदु पी लिया था। लेकिन निरक्षीय का स्थिति का मतलब होता है लंबार्धक स्थिति पर। एक अगले नाम से भी पूछ सकता है इसका, लंबार्धक स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो क्या निरक्षीय स्थिति या अनुपस्थित, निरक्षीय या लंबार्धक स्थिति, तो यानी कि इसके लंब पे जाइए। तो ये सीधे मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु हमारा बेटा पी है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं बिंदु हमारा कोई P है, और जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो A को P से मिला दीजिए। तो A को P से मिलाएंगे, ध्यान से देखिए, A को P से मिलाइए तो देखिए क्या होगा, अब जाके मिला जाके सही। ठीक है, और इधर P को B से मिला दिए तो ये क्या हो जाएगा BP। सही मिल गया, हाँ ठीक है। क्या मिला दिया, A को P से मिला दिया और B को P से मिला दिया, और ये क्या इसके लंबार्धक स्थिति पे है, कितनी दूरी पे लिया था, R दूरी पर। ये बिंदु वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु है, इससे R दूरी पर हमने एक बिंदु कौन सा लिया है, P। कितनी दूरी पर लिया बेटा, R दूरी पर, यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी है, R। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक दोस्तों, आप ध्यान समझो, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा बाहर की ओर होती, कल भी देखा था, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर बन नहीं थी, और चूंकि प्लस क्यू है, 1 लगा, प्लस क्यू है, तो इसके मान लेते हैं प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा अंदर की ओर होती है, तो ये इसी पे आ जाएगी इधर। ये मान लेते हैं E2 है, कितनी बेटा, E2 है, ये E2 होगी, किसके कारण, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर होती, और इन दोनों की कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा ये मान लेते हैं हमारी E है। ठीक, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दोस्तों हमारी, E हो गई जाके। अब ध्यान से समझो, कल हमने मान लिया R दूरी पे मान लिया था, फिर हमको ये पता चल गया था चित्र से A P पता चल गया था और B P भी पता चल गया था। तो अभी हमको बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालनी ही है, और फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। लेकिन इनके बीच की दूरी हमको नहीं पता, ना तो हमको AP पता है और ना ही मुझे BP पता है, ना हम लोगों को AP पता है और ना ही हम लोगों को BP पता है। तो प्राथमिकता सबसे पहले हमारी ये रहेगी AP की ज्ञात करने की और BP को ज्ञात करने की। प्राथमिकता क्या रहेगी, सबसे पहले AP को ज्ञात करने की और BP को ज्ञात करने की। तो अभी AP और BP ज्ञात करते हैं। पहले आप इतना चित्र बना लीजिए, ठीक है, इसकी लैंग्वेज लिखना है। पहले हम आपको लैंग्वेज को समझा देते हैं, उसके बाद आप चित्र बनाइए, फिर लैंग्वेज लिखवाते हैं। ध्यान समझिएगा, लैंग्वेज का बहुत आसान, यदि आप चित्र समझ गए तो चित्र को देखकर ही लैंग्वेज लिखनी है। ध्यान समझिए, ये जो हम कार्य वैद्युत ध्रुव रखे हैं, तो एक ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक K है। इस वैद्युत ध्रुव AB को हमने एक ऐसे माध्यम में रखा है, ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। तो सबसे पहले लाइन रहेंगे, माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जिसका परावैद्युतांक K है। माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत ध्रुव के सिरे A पर प्लस क्यू आवेश तथा सिरे B पर माइनस क्यू आवेश रखा है, तथा जिसके बीच की या दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2L है। दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2L है, तथा इनकी संगत तीव्रताएं, यानी कि A की तीव्रता E1 प्लस क्यू के कारण E1 तथा माइनस क्यू के कारण तीव्रता कितनी E2, तथा इनकी संगत तीव्रताएं E1 तथा E2 है। नई लाइन से पैराग्राफ चेंज करेंगे। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थित या लंबार्धक रेखा पर, लंबार्धक ये क्या है, लंब ही तो है, लंबार्धक रेखा पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आसान है कि नहीं, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। माना एक वैद्युत ध्रुव AB है, माना एक वैद्युत ध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत ध्रुव के सिरे A पर प्लस Q आवेश तथा सिरे B पर माइनस Q आवेश स्थित है, तथा जिनके बीच की अल्प दूरी
2L है तथा इनकी संगत तीव्रताएं E1 व E2 है। फिर नए पैराग्राफ चेंज करेंगे। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थित या लंबार्धक रेखा पर एक बिंदु P है, जहां पर या जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। चित्र फटाक से बना लीजिए, फिर लैंग्वेज लिख लेते हैं दोस्तों। बनाइए फटाक से। अब बेटा नोट्स आप बनाते रहिए, नोट्स आप नहीं बनाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे, और नोट्स ही आपके एग्जाम के समय काम आने वाले हैं। एक बात मैं बार बार बोलता हूं कि नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय आपके काम आएंगे, क्योंकि आप तब तक वीडियो बहुत सारे हो जाएंगे, एग्जाम के समय आपके पास समय कम होता है, तो आप इतने वीडियो एक साथ नहीं देख सकते। ये नोट्स होंगे तो आप फटाफट पलटते जाएंगे, बहुत जल्दी शॉर्टकट में हो जाएगा। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाइए, जरूर बनाइए। तो मुझे उम्मीद है आपने चित्र बना लिया होगा। तो चलो बात करते हैं दोस्तों लैंग्वेज। अभी हमने समझा दिया, लिख लीजिए, लिखिए साथ में, लैंग्वेज लिखते रहिए। अब लैंग्वेज साथ में लिख लीजिए। चित्र जब बनाया करें तो आप बोर्ड पे देखिया करिए, और लैंग्वेज जब लिख रहे हैं तो आप साथ में लिख लीजिए। लैंग्वेज समझा भी दिया ना। देखिए, माना एक वैद्युत ध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में, माना एक वैद्युत ध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव के सिरे A पर या A सिरे पर प्लस Q आवेश तथा B सिरे पर माइनस Q आवेश, A सिरे पर प्लस Q आवेश तथा B सिरे पर माइनस Q आवेश स्थित है। प्लस Q आवेश तथा B सिरे पर माइनस Q आवेश स्थित है तथा या कामा लगाओ, जिनके बीच की आवेशों के बीच की, जिनके बीच की दूरी कितनी दोस्तों, 2L है। जिनके बीच की दूरी कितनी दोस्तों, 2L है। ठीक है, तथा किनकी Q1 और Q माइनस प्लस Q और माइनस Q, इनकी संगत तीव्रताएं E1 व E2 हैं तथा इनकी संगत तीव्रताएं दोस्तों क्या है, E1 व E2 हैं। ठीक है, नई लाइन से फिर लिखेंगे। वैद्युत ध्रुव के, पैराग्राफ चेंज कर देंगे। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति या इसी को क्या कहते हैं बेटा, अर्थात निरक्षीय कहें या इसी को कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, अर्थात रहने दो, ब्रैकेट में लिख लो, समझ जाओगे। लंबार्धक रेखा पर निरक्षीय स्थिति या लंबार्धक रेखा पर निरक्षीय स्थिति या लंबार्धक रेखा पर एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु P
स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपकी लैंग्वेज हो गई। भले आपको देखने में थोड़ी बड़ी लग रही है लेकिन आसान है। हमने आपको चित्र के माध्यम से पूरी लैंग्वेज समझा दिया दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप साथ में लिख रहे थे तो लिख भी लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि नहीं लिख पाए तो शॉर्ट इसके ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब प्रूफ की ओर चलते हैं। रब करना भैया। कल के ही हल्के से पैटर्न पे कुछ चीजें चेंज हैं, उसको पहले कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक चाहिए, यानी कि क्या ज्ञात करना दोस्तों? E बराबर आपको फाइंड करना है। E हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था? आपको AP और BP चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? ये A और ये है P, तो AP और BP चाहिए। तो AP BP निकालने के लिए आपको एक दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखिए बेटा, समकोण त्रिभुज AOP में दिखा। AOP, ये देखो 90 डिग्री का एंगल बनना है कि नहीं? ये वाला एंगल यहां पे ये 90 डिग्री का बनेगा भाई। लंब है तो 90 डिग्री का बनेगा, और जब 90 बनेगा तो समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज बेटा कौन सा? AOP में क्या आपने पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस में पढ़ी है? लिखी दे रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों कर्ण किसे कहते हैं? 90 के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो 90 है, इसके सामने की भुजा है तो कर्ण कहलाएगी। यानी क्या? AP स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एंगल के सामने की जो भुजा होती है ये जो एंगल के सामने की भुजा होती है ये वाली, ये थीटा। तो जो ये एंगल के सामने की भुजा होती है दोस्तों वो कहलाती है लंब। तो लंब इस प्रकार क्या हुआ? PO। लंब क्या हुआ? PO स्क्वायर। तो लंब क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, और जो शेष बचा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आधार OA या AO का होल स्क्वायर। ठीक, AO का होल स्क्वायर। आपको चाहिए क्या दोस्तों? AP चाहिए ना, तो AP चाहिए तो AP को ऐसे रखते हैं। AP स्क्वायर बेटा बराबर PO। देखो PO कितना है? PO ये R है भाई, इसके मध्य बिंदु से R दूरी है तो ये R स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस AO कितना है? L। AO इतना L ही तो है तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का L स्क्वायर हो गया। अच्छा, तो AP स्क्वायर बराबर, अच्छा यहां से AP बराबर, यदि AP चाहिए हमको तो क्या आ जाएगा? AP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमारी जो AP थी यहां से यहां तो कितनी होगी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमारी AP आ गया। इसी प्रकार हम BP को निकालेंगे। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट लिख ले क्या? BP भी बेटा यही आएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। निकालना चाहना तो खूब घर पे आराम से बैठ के त्रिभुज लेना, समकोण त्रिभुज कौन सा? BOP में, और सेम वही प्रोसेस करना, लगा लेना, आराम से यही आ जाएगा। क्योंकि इधर देखो ये भी L है ये R है तो आएगा तो यही। ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, जब ये थीटा है ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वाला ये थीटा हो जाएगा कि नहीं? और जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हवा टाइट हो गई ना कि ये सारे थीटा क्यों लिख दिया? अरे भाई आपने हाई स्कूल में पढ़ा, ये समांतर रेखा नीचे वाली है, ये वैद्युत ध्रुव वाली है AP, मान लेते हैं ये AB वैद्युत ध्रुव हो गया, और ये एक ऊपर वाली कौन सी? ये PE
पी ई है कि नहीं, ये ए बी हो गया और ये पी ई हो गया, और इसके बीच में एक तिर्यक रेखा ये काट रही है वाली, ऐसे काट रही है, तो देखो ऐसे काट रही कि नहीं। तो आपको पता है दो समांतर रेखाएं होती हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच में यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यदि ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो, इसे देखो ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, और ये देखो एक ही लाइन पे बने, ये इधर कोण ये इधर कोण हो गए, ये समांतर रेखा ये समांतर रेखा है, ये क्या काट रही, ध्यान समझो, ऐसे बने ये, तो संगत कोण हो गए। संगत कोण भी आपस में बराबर होते, एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते, इसीलिए ये भी थीटा हुआ, यदि ये थीटा इसीलिए वो थीटा हो गया। अब मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार का हमारा क्या आ गया, पी पी भी हमारा क्या आ गया दोस्तों, यहां पे हम लिखे दे रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कंप्लीट चित्र होगा, इसको भी उसमें लिख लीजिएगा। अब ध्यान से समझिए बेटा, बड़ा ध्यान समझिएगा। अब प्लस क्यू आवेश के कारण हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको बीच की दूरी पता चल गई, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब क्या पता चल गया, बीच की दूरी BP पता चल गई। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट बेटा। क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और क्या कल फार्मूला बताया था, क्या हुआ, E बराबर, अब चूंकि प्लस क्यू है और प्लस क्यू का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, E1, तो E1 कितना हो जाएगा। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप कल की क्लास देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और कितना हो जाएगा, प्लस क्यू यानी क्यू अपान आर, और आर कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और अंडर रूल लगा है, आर स्क्वायर होता था तो आर स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे हमने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर कल 12-11, लेक्चर नंबर 10, इसके पहले 12 हुआ, कल 11, लेक्चर नंबर 10 में हमने आपको लेक्चर नंबर 10 में पढ़ाया था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद आ रहा हो, यदि आपने लेक्चर 10 में देखा होगा तो उसमें पढ़ाया था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपकी आई थी, ध्यान से देखिए, E बराबर हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर, यही तो आए थे, किसी बिंदु आवेश का किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी का प्रयोग करते हुए इसी रूप में लिखा। देखो E के साथ पे E1 हो गया, क्योंकि Q के कारण E1 था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों की के, तो के दोस्तों क्यों मान लिया, क्योंकि के क्या है, उस माध्यम में रखा, जिस माध्यम में वैद्युत दूर रखा उसका परावर्तांक के, इसलिए के लगा लिया, और Q अपान आर स्क्वायर, आर का दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी, और यहाँ पे भी दोनों आवेशों के बीच यानी Q और A यानी कि AP कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यह रख दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं, इसी प्रकार निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों ऊपर से रब कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, लिख लो फटाक से, नहीं लिखा हो यदि हो गया। चलिए बात करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, तो यहां तक रखते हैं। ठीक है, फिर लिखिए, यहां लिख दे रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, नहीं पहले माइनस क्यू आवेश ना करिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देखिए, E1 क्या हो जाएगा हमारा, E1 बराबर, ध्यान से देखिएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान, देखिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और का होल स्क्वायर है, तो रूट और होल स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 1। अरे भाई रूट का मतलब क्या होता है, कहीं पे रूट किसी पे रूट x लगाए तो इसका मतलब होता है क्या, 1/2, यदि रूट लगा तो रूट का मतलब 1/2 होता है, और इसका देखो यहाँ पे क्या लगा, स्क्वायर लगा, तो 1/2, और यदि इसको सॉल्व करें तो 2 हो जाएगा, 2 × 2, तो खाली x ही तो बचेगा, वैसे तो जो अंदर रूट के था वही तो बचेगा। आप समझ गए,
ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आती हैं, और जिनको आता होगा सर जी ये क्या बता रहे हैं, और जिनको नहीं आता होगा उनको बड़ा अंदर से खुशी महसूस हो रही होगी कि नहीं। अब इसी प्रकार क्या निकाल लें, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु के कारण बिंदु, अब किसके कारण, इस आवेश के कारण इस पे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से गौर करिएगा बेटा, माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P कर लीजिए यहां पे, माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा बेटा, E2 बराबर माइनस क्यू के कारण क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 अंदर की ओर, सेम क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इंटू कितना है Q, साइन से मतलब नहीं दोस्तों, सिर्फ परिमाण लेते हैं, साइन से हमारा कोई लेना देना नहीं, और बटे बीच की दूरी कितनी वही है r² प्लस l², अंडर रूल लगा तो अंडर रूल लगा लिया, और इसका होल हाफ स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर ले तो E2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और कितना Q अपान इंटू r² प्लस l² हो गया। यहां तक बात समझ में आई, कोई समस्या, ठीक है। तो आपके दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 1 ऊपर बन गई, और इक्वेशन नंबर 2 नीचे बन गई। नीचे वाला रफ है दोस्तों, इसका काम खत्म हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब बेटा हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता चाहिए, और कितनी E है। तो लिखिए, अतः बिंदु, और आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब शेयर करते रहे दोस्तों, और जितने देख रहे हैं, देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन लाइक आप लोग नहीं करते हैं, कम से कम इतना तो करिए, लाइक तो कर दिया करिए, इतनी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, नहीं तो लाइक तो आप लोगों का बनता है, एक लाइक, या समझ में आ रहा तो दोस्तों लाइक जरूर करके जाइए, ठीक है, और शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी कह लें या कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, अतः बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता, ठीक है। अतः बिंदु P पर क्या है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसके परिणामी भी लिख सकते हैं, या यहां पे लिख सकते हैं अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कुल बेटा हो जाएगी E बराबर, ध्यान से देखिएगा, एक नया शॉक लगने वाला है आपको, एक नया झटका लगने वाला, E बराबर E1 cos थीटा और प्लस का E2 cos थीटा, E बराबर क्या हो गया E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। अब आपकी ये समझ में नहीं आ रहा क्या सर, ये तो समझ में आएगा, E बराबर E1 प्लस E2 तो हो सकता है क्योंकि परिणामी निकालना है, लेकिन cos थीटा कहां से आ गया, इस बात को आपको समझना चाहते हो, ध्यान से समझो, इस बात कैसे समझेंगे कि ये आया कहां से। दोस्तों ये हमारा ये स्ट्रक्चर है, इसको हम अलग बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए हमारा बिंदु P है, एक बिंदु P से इधर घटक गया, ध्यान से देखिएगा, एक बिंदु P से ऊपर की ओर घटक गया है, ये E1 हो गया। इसको समझाने के लिए हम उसको अलग से चित्र बना रहे हैं, और ये बेटा ये नीचे गया बिंदु E2, और ये हमारा बीच में गया है E1, और ये हमारा बिंदु P था। इतने से तो आप पहले से ही परिचित हैं, ठीक। अब बेटा होता क्या है, जो E1 व E2 हैं इनको बेटा हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। अच्छा, इनके एंगल यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे भी एंगल दोस्तों क्या है, थीटा है, दोनों जगह एंगल कितना है, थीटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम कर क्या सकते हैं, E1 व E2 को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। कितने घटकों में दोस्तों वियोजित कर सकते हैं, दो घटकों में, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्व घटक, एक वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कैसे, इसको जब हम E1 को वियोजित करते हैं दो घटकों में, तो एक घटक ऊपर की ओर हो जाता है, इसको
ऊर्ध्व घटक कहते हैं, ऊपर की ओर, और ये बेटा होता है E1 साइन थीटा, ध्यान से समझिएगा। और एक बेटा घटक जो होता है नीचे की ओर होता है, यानी कि इस पे जिस पे E है वहीं पे होता है। ये बेटा हमारा जो होता है वो E1 साइन थीटा होता है, ये होता है E1 कॉस थीटा हो जाएगा। दो घटकों में टूटेगा ही, ध्यान समझिए, ई दो घटकों में टूटेगा। छोटा चित्र बनना हो सकता है घिच पिच लगे, निकल, यदि आप बराबर देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। हमने कहा E1 को दो घटकों में तोड़ लिया, एक तो E1, चलो इसको हम ब्लू से बना देते हैं, ये हमारा होगा E1 कितना होगा, E1 साइन थीटा हो गया, और ये कितना E1 कॉस थीटा। अब इसी प्रकार E2 को तोड़ेंगे तो एक घटक नीचे की ओर हो जाएगा, ये क्या, E2 साइन थीटा, और ये एक घटक इसी लाइन पे इधर हो जाएगा E2 कॉस थीटा। ये कहां हो जाएगा, इसी पे हो जाएगा, ई पर। अब ध्यान से समझो बेटा, देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, E1 साइन थीटा ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, E2 साइन थीटा नीचे की ओर कार्य कर रहा है, और दोनों एक दूसरे के दोस्तों क्या है, अपोजिट हैं, मतलब विपरीत हैं। और जब कोई चीज विपरीत है तो क्या आपस में निरस्त हो जाते हैं। नहीं समझ में आया, मान लेते हैं ये हमारा मार्कर है, ये क्या है, मार्कर है। इधर से इस पे कोई 2 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर से, और इधर से भी 2 न्यूटन का कोई बल लगा रहा है, तो क्या है, हिलेगा, अपने स्थान पे ही तो रहेगा। यदि इसको हिलाना है तो हमको विपरीत बल लगाना पड़ेगा, यानी इधर 3 न्यूटन का लगाएं, इधर 2 न्यूटन का लगाएं, तो 3 न्यूटन की ओर ये मार्कर खिंच जाएगा। इसी प्रकार ये क्या, ये आपस में बराबर होते हैं, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, यहां भी इसको संतुलित कर लेते हैं और आपस में कट जाते हैं। लेकिन चूंकि ये क्या है, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा एक ही लाइन पे मिल रहे हैं, इसीलिए दोनों ऐड हो जाते हैं। क्या, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा दोनों एक ही लाइन पे मिल रहे हैं, इसीलिए दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। और जब दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं दोस्तों हैं, इसीलिए हमारा क्या बन गया, E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी। ये E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा आया कहां से। ठीक है, अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से E1 व E2 की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। डालिए फटाक से, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, या और ज्यादा लिखना चाहते हो समीकरण 3 में समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान रखने पर। ठीक है, रखिए फटाक से। E बराबर क्या होगा हमारा, ध्यान से देखिए, यही लाइन मेन है। E1 कितना हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना K Q अपान कितना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इंटू क्या बेटा, कॉस थीटा, इंटू ये क्या है, कॉस थीटा, प्लस का E2 देखिए बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और ये कितना हो जाएगा, ये दे समीकरण 2 E2 की वैल्यू यही तो है दोस्तों, Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया, और ये क्या था लास्ट में, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा दोस्तों हम ऐसे का ऐसे इसमें लगा लिया। ठीक है, अब ऊपर की 2 लाइनें, ये ऊपर की लाइनें रफ कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नोट कर लिया, तो मुझे उम्मीद आपने लिख लिया होगा। तो हम लास्ट लाइन रोकते हैं, बाकी सब रफ कर रहे हैं। आपकी कॉपी पे तो सब दिख रहा होगा ना, हम इस लाइन को रख रहे हैं, बाकी सब हटा रहे हैं। तो बेटा हमारा देखिए E बराबर क्या आ रहा है, E बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q, इसमें नजर आ रहा, यही चीज इसमें भी नजर आ रही, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q नजर आ रहा, और cos थीटा और cos थीटा भी इसमें नजर आ रहा, और Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर भी नजर आ रहा। एक बार देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, यहाँ Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ भी Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, यानी कि 2 बार सेम चीज लिखी है। और जब 2 बार लिखी तो उसको लिख सकते हैं, देखो कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा। भाई 2 बार लिखी थी, 2 हम यहां लगाते, हम यहां ना लगाकर हम यहां लगा लिए। भाई ये चीज सेम 2 बार लिखी तो 2 का बार मतलब कैसे 2, जैसे लिखा हो 3 और प्लस 3 लिखा हो तो कैसे लिखते, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 6 ही तो आएगा, ऐसे तो लिखते हैं। तो ये चीज देखो 2 बार लिखी थी, ये क्या, ये 2 बार ये लिखा इधर, ये इधर लिखा, इसलिए 2 गुणे ये पूरा लिखते तो 2 यहां लगा, क्योंकि सारा गुणे में तो चाहे जहां लगा ले, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। नीचे वाली लाइन का काम खत्म हो गया। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब समस्या हमारी यहां ये आएगी, हमको cos थीटा की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो समीकरण यहां 3 बन गया था, इसको समीकरण नंबर 4 बना दो और देखो cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको समकोण त्रिभुज दिखेगा पुराना वाला, समकोण त्रिभुज AOP में, वही पुराना जो लिया था अभी पाइथागोरस प्रमेय जिसमें लगाई थी AOP में। आपको पता है cos थीटा, ये जानते हैं, लाल बटे कक्का, खूब सुना होगा नाम, लाल बटे कक्का। ये क्या होता था, ऊपर साइन वाला होता था, साइन थीटा, ये cos थीटा, ये tan थीटा, ये cot थीटा होता था, ये sec थीटा होता था और ये cosec थीटा होता था। अरे आपको चाहिए क्या cos थीटा, तो cos थीटा ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण और एल मतलब लंब। तो cos थीटा चाहिए तो cos थीटा क्या होता है, लंब, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों आधार कितना हमारा AO है और कर्ण कितना बेटा AP, समझे? इस त्रिभुज AOP में आधार कितना AO और कर्ण कितना AP। ठीक है, इसको नोट करना, नोट कर लो जिसको नोट करना चाहते हो। अब यहां से जिसकी वैल्यू पता रख दो। तो cos थीटा बराबर बेटा हमको चाहिए क्या AO, तो AO देखो, AO पता है हमको, L पता है, AO पता है हमको L, और AO L पता है, ये L लिखा बेटा, और AP कितना बेटा, AP कितना अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो cos थीटा के साथ हम ये वैल्यू इसमें डाल देंगे, किसमें, समीकरण नंबर 4 में। तो ध्यान से देखिए, समीकरण 4 से तो ये वैल्यू रखिए 4 में, तो क्या हो जाएगा E बराबर, अब थोड़ा बच्चा घबराने की जरूरत नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये सेम ऐसे के नोट, ऐसे नोट कर लो। ठीक है, ये हो गया, इंटू 2 हो गया जाके, और cos थीटा के साथ पे वैल्यू रखेंगे तो 2L अपान कितना होगा जाके अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, थोड़ा बस हो गया आंसर, अभी आ गया। आपका जो फाइनल आना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो गया। अब ध्यान से देख कि Q इंटू 2L, इसको एक साथ में लिख सकते हैं, Q इंटू 2L बातें की गुणे में, और ये देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो गया, और ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो वही चीज भाई, रूट का मतलब कितना होता है 1/2। यहां तक नोट हो गया, ऊपर नोट कर लिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, तो ध्यान से समझो, नोट करते चलिएगा बेटा, वरना समझ में नहीं आएगा। लास्ट वाली लाइन रोक रहे हैं, बाकी सब रब कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, ये Q इंटू 2L आपने पहले ही पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा, चूंकि लिखोगे P बराबर क्या होता था Q इंटू 2L, P क्या होता था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पढ़ाया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लेक्चर नंबर पढ़ाया है 12 में, नहीं 11 में, लेक्चर नंबर 11 में पढ़ाया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जिसने नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। P बराबर Q इंटू 2L हो, तो जहां पे Q इंटू 2L लिखा उसके स्थान पर हम P यूज कर सकते हैं, तो फटाक से P यूज करिए। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, इंटू P अपान, इसको देखो बेटा ये लिख सकते हैं R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, और आपको पता है गुणे में घाते बेटा क्या होती है, जुड़ती है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी है 1 है, और यहाँ कितनी है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। भाई अंदर जब आधार समान होते हैं तो घाते जुड़ जाते हैं, आधार समान, यहाँ भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, यहाँ भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, इसलिए कितना, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, आपस में जोड़ देंगे, एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ पे कितना 2 + 1 कितना हो जाएगा
3/2, यानी कि इसकी पावर कितनी आ गई? 3/2 आ गई। बात खत्म। अब ध्यान से देखिए, चूंकि वही कल वाली कंडीशन R इज ग्रेटर देन L, इसीलिए या यदि लिख लो, यदि R इज ग्रेटर देन L तो R स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर, अतः L स्क्वायर को छोड़ने पर, अतः L स्क्वायर को छोड़ने पर, तो L स्क्वायर को छोड़ देंगे। अब ये समझ में कंडीशन क्यों? ये बेटा जो L होती है क्या लेते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी AB है, क्या मानते थे जब वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनेशन पढ़ाई थी हमने, तो बताया था वह निकाय जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है तथा जिनके बीच की अल्प दूरी 2L होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो नाम में ही क्या रहा? अल्प आ रहा, यानी कि जो L इनके जो दोनों आवेश होते हैं इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होती है, बीच की दूरी बहुत कम होती है। जैसे हमने कल एग्जांपल दिया था, 1 लाख में यदि हम 0.0001 ऐड कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? 1 लाख की अपेक्षा में 0.0001 बहुत छोटी वैल्यू है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार इसमें मतलब R जो होता है काफी बड़ा होता है, ये दूरी जो होती है R होती है वो काफी बड़ी होती है L की अपेक्षा, इसीलिए हम L को छोड़ देते हैं, L स्क्वायर को छोड़ देते हैं। अब छोड़ने पर दोस्तों बचा क्या? ध्यान से देखिएगा, E बराबर 1/4πε0 के P अपान, ध्यान से देखिएगा, ये R स्क्वायर बचेगा और की पावर कितनी? 3/2, और चूंकि L तो गायब ही होगा, L के सामने 0 होगा तो बेकार हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बना जाके, ये नीचे रब कर दें तो लिख लिया होगा ना आपने, बस 2-3 लाइनें बची हैं। E बराबर बेटा ध्यान से देखिएगा 1/4πε0 के कितना? P/r³। ये आपका आया जाके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब यदि माध्यम निर्वात या वायु हो, वो आप पता है शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, यदि माध्यम वायु या निर्वात होता है तो क्या होता है? परावर्तांक K की वैल्यू कितनी होती? 1 होती है। तो लिख लीजिए, यदि माध्यम वायु या निर्वात, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो, यदि बेटा माध्यम क्या है? वायु या निर्वात हो तो K बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब जहां पे K है तो K के साथ भी हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो दोस्तों बचेगा क्या? E बराबर 1/4πε0 या ε0 कितना? P/r³। E बराबर 1/4πε0 या ε0 P/r³। ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आया, या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोस्तों व्यंजक क्या आया जाएगा? E बराबर 1/4πε0 P/r³। ध्यान रखिएगा ये निरक्षीय स्थिति है, और कल हमने आपको सिखाया था अच्छी स्थिति में, तो अच्छी स्थिति में क्या आया था? E बराबर 1/4πε0, सिर्फ यहां पे 2 लगा था, 2P/r³, यानी कि अच्छी स्थिति की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती? 2 गुनी होती। नहीं समझे? मतलब यहां 2 लगा था, इसके गुणे में 2 लगा था, अतः जो अच्छी स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती। यदि ये 2 आई, इसको सॉल्व किया, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 आई, तो उसकी कितनी आएगी? अच्छी स्थिति में कितनी आएगी? वही 4 आएगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अच्छी होगा तो यही फार्मूला 1/E बराबर 1/4πε0 2P/r³ हो जाएगा, और निरक्षीय होगा तो सिर्फ क्या? P/r³ हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज का प्रूफ आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, और फिर भी आप किसी भी छात्र को, आप सभी छात्रों में से किसी भी छात्र को यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके
पूछ सकते हैं दोस्तों, निसंकोच पूछ सकते हैं दोस्तों। और कहीं पे कितनी इतना सा भी डाउट यदि है आपको तो तुरंत आप कमेंट करके अपने भाई से पूछ सकते हैं, निसंकोच, कोई डरने की बात दोस्तों नहीं है। तो यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आपको आज की क्लास, आज का लेक्चर आपको पसंद आया दोस्तों, तो एक बार शेयर जरूर करिए, जम के शेयर करिए दोस्तों, और लाइक जरूर दोस्तों करते रहिए। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।